जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 12 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा जो बनाए गए 5 फास्ट पेट्रोल वेसल हैं उनमें से आपका पहला है ICGS प्रियदर्शनी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप प्रियदर्शनी, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021, तो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। और ध्यान रखिएगा 2022 वाला जो हमारा हुआ था वह आयोजित किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन हैं? तो ये है मृत्युंजय महापात्रा, और इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं तो इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है, जो कि जनसंघ के संस्थापक थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो चेनानी नासरी सुरंग था इसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया था। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना? तो ये बन गई हैं हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, और रानी रामपाल को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं मिलन नौसेना अभ्यास की। तो ये अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे टाल दिया गया। तो इसकी थीम थी सिनर्जी अक्रॉस सीज। तो कई सारे लोगों ने इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। तो ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया और टॉप परफॉर्मर रहे। तो रविंद्र कश्यप, रोहित निषाद, श्याम प्रसाद निषाद, मोनू, शेफाली आनंद, अंकुश राज, रोशनी सेतिया, रोहित झा, रोहित निषाद, ये सारे लोग टॉप पे रहे हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। वहाँ पर PDF आप अपने अनुसार जनरेट कर सकते हैं, या फिर इसकी PDF आपको KV गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग NTPC का सेट 3 डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हम 2016 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर रहे थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में बैंक के उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे हमारे 13वें नंबर के जो कैग थे राजीव महर्षि जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये मामला क्या है, आइए इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब कोविड-19 के कारण RBI के द्वारा बैंकों से ये कहा गया था कि आपके पास जो भी EMI लोगों के द्वारा जमा की जाती है उसको आप 3 माह के लिए नहीं लेंगे, यानी कि EMI में छूट दी गई थी 3 माह के लिए। बाद में इसको फिर 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब ये समाप्त हो रहा है सितंबर माह से ही। और यहाँ पर जो भी बैंकों के कर्जदार हैं, यानी कि जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया था, उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई है कि आप कुछ ऐसा प्रबंध करिए, क्योंकि अब हमारी नौकरी चली गई है या फिर हमारे पास अब EMI देने के पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो बैंक के ऊपर मोराटोरियम लगाया गया था, यानी कि प्रतिबंध इस प्रकार से लगाया गया था कि EMI आप नहीं लेंगे, उसी के बारे में एनालिसिस करने के लिए राजीव महर्षि जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यानी कि यह समिति मुख्य रूप से यहाँ पर देखेगी कि ब्याज में किस प्रकार से छूट दिया जा सकता है, या फिर ब्याज में माफ़ी की कौन सी संभावनाएं हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपी जाएगी। तो राजीव महर्षि जी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हमारे कैग रहे थे, अब कैग बन गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उसके अलावा RBI की मौद्रिक नीति के पूर्व सदस्य रविंद्र ढोलकिया जी भी इसमें मेंबर हैं, और SBI और IDBI बैंक के पूर्व MD B श्रीराम जी को भी इस समिति में शामिल किया गया है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं KB कामत की,
तो कोविड-19 के कारण जो भी हमारे देश की परिसंपत्तियां संकट में हैं, उनके बारे में एनालिसिस करने के लिए केबी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जो कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है उस वैक्सीन को राज्यों या फिर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण प्रभावी रूप से हो नहीं पाए, इसके लिए बीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में ऊशु विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष जब ये ऊशु विश्व चैंपियनशिप चीन के संघाई शहर में आयोजित किया गया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि पूनम खत्री ने यहाँ पर जीत लिया था रजत पदक। तो मामला क्या हुआ? मामला ये हो गया है कि इसमें ईरान की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था मरियम। तो मरियम को यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला था, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने के बाद में इनका डोप टेस्ट हुआ और डोप टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, यानी कि इन्होंने वहाँ पर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था। इसीलिए अब इनकी जो इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है और इसलिए भारत की पूनम खत्री जिन्होंने रजत पदक जीता था अब उनको स्वर्ण पदक मिल जाएगा। तो 75 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता था। बात करते हैं पूनम खत्री की, तो ये हरियाणा राज्य की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी दी गई? यानी कि यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। तो ये आपका है स्वर्ण मंदिर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये प्रावधान है क्या? पहले आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे और ये जो हमारे मंदिर होते हैं यहाँ पर देश के लोगों के द्वारा या फिर जिनकी भी उस पार्टिकुलर धर्म में आस्था होती है और वे भारत से बाहर निवास करते हैं उनके द्वारा भी कुछ दान दिया जाता है। तो इसी क्रम में स्वर्ण मंदिर में भी दुनिया भर के जो सिख लोग हैं वे अपने दान देते रहे हैं। लेकिन 1984 में जब यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद में इस प्रकार के किसी भी दान को यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसी को अब एक बार फिर से खोल दिया गया है, यानी कि अब जो सिख धर्म के अनुयायी हैं जो कि किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं उनके द्वारा मंदिर को दान दिया जा सकता है। और बात करते हैं अगर हम लोग सिख धर्म की, तो यहाँ पर एक प्रावधान है जिसे हम लोग कहते हैं दसवंध। दसवंध का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और आप सिख धर्म समुदाय से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर 100 में से 10 रुपये का दान करना चाहिए। तो ये प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर जिसे हम लोग हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए अब विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बृहदरेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है। जगन्नाथ मंदिर ये आपको मिल जाएगा उड़ीसा में और सोमनाथ मंदिर आपका है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्री, इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत जो भी हमारे शहर के निकाय हैं, जब शहर के विकास के लिए उनके द्वारा किसी प्रकार की योजना बनाई जाएगी या फिर उस योजना को लागू किया जाएगा तो उसके अंतर्गत इन्हें क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक रोड मैप तैयार करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शहर में विकास कार्यों को लागू करना है। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टेट फॉर द पीपुल चैलेंज को भी लॉन्च किया गया। तो ये जो आपका क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 है, ये 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसमें कुल मिलाकर के 28 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसे लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने।
अगला प्रश्न है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सिद्धू स्वामी जी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हुबली रेलवे स्टेशन तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा है कर्नाटक में। और अगर हम बात करते हैं सिद्धू स्वामी जी की, तो ये एक भारतीय हिंदू धर्मगुरु रहे हैं, इसके अलावा दार्शनिक रहे हैं। तो इन्हीं के नाम पर अब हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा जाएगा। बात करते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ की, तो आपको याद होगा जो मुंबई रेलवे स्टेशन था इसका नाम अब इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और अयोध्या में जो भगवान राम के नाम, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भगवान श्री राम जी के नाम पर रखा जाएगा। ऐसी घोषणा यूपी सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हुबली रेलवे स्टेशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। इसके अलावा हुबली रेलवे स्टेशन के ऊपर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का कार्य भी किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे मैंने रेलवे के करंट अफेयर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके बाद में रेलवे से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर की भी वीडियो आएगी। स्टेट करंट अफेयर एक मेरा पेंडिंग है, उसको भी मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस माह में जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं या फिर आपके स्टेट वाइज करंट अफेयर हैं, इनको मैं पूरा कर दूँ। फिलहाल आपको लाइक और शेयर वीडियो को करते रहना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस भारतीय को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? तो ये है आपकी प्रीति सूदान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो प्रीति सूदान, शायद इनका नाम आपने पहले भी सुना हो, ये हमारी स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले ये सेवानिवृत्त हुई थी और अब इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक जो समिति बनाई गई है, किसके लिए? महामारी संबंधित तैयारियों के लिए, और उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसके लिए समिति बनाई है WHO ने। तो इसमें कुल मिलाकर के 11 सदस्य हैं और इसी पैनल में प्रीति सूदान को भी शामिल किया गया है। तो ये हमारी स्वास्थ्य सचिव थी। वर्तमान में कौन है उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। WHO के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी इनकी दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के 73वें संस्करण का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की है थाईलैंड ने, यानी कि यह एक प्रकार का सम्मेलन था जो कि आभासी तरीके से आयोजित किया गया और इसमें थाईलैंड के द्वारा अध्यक्षता की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मुख्यालय इसका है जिनीवा में और अध्यक्ष इसके हैं टेड्रोस अदनॉम, जो कि हैं इथियोपिया के। सितंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने 5 स्टार विलेजेस योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संजय धोत्रे जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये जो संजय धोत्रे जी हैं ये डिफेंस राज्य मंत्री यानी कि स्टेट मिनिस्टर और इसके अलावा कम्युनिकेशन के भी स्टेट मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं के द्वारा भारतीय डाक के 5 स्टार विलेजेस योजना को लॉन्च किया गया है। अब ये योजना है क्या? तो आइए पहले इसको समझते हैं। हमारे यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट है यानी कि भारतीय डाक है, इसके द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कन्या समृद्धि योजना की या फिर सुकन्या समृद्धि योजना की, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो FD कराए जाते हैं या जो अन्य अकाउंट ओपन किए जाते हैं, PM बीमा योजना भी है या PM वय वंदना योजना भी है। तो इन सभी का कार्यान्वयन भारतीय डाक के द्वारा किया जाता है। तो अब संजय धोत्रे जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है 5 स्टार विलेजेस स्कीम। तो इसके अंतर्गत हमारे भारतीय डाक का ये टारगेट है कि हम लोग पूरे भारत के जो गांव हैं वहां पर जो भी भारतीय डाक की योजनाएं हैं उनको पूरी तरीके से पहुंचाएंगे, यानी कि हम लोग गांव तक 100% कवरेज देंगे इस प्रकार की सभी योजनाओं की। तो सबसे पहले ये जो योजना है वह महाराष्ट्र राज्य के सभी गांवों में लागू की जाएगी और उसके बाद में इसका विस्तार भारत के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। तो योजना के अंतर्गत होगा क्या? अगर मान लीजिए कोई एक गांव है जहां पर इसने
4 प्रकार की योजनाओं को अपने यहाँ पर कवरेज दे दिया, यानी कि सभी जो लोग हैं उनके पास में इसकी कवरेज पहुँच गई है, तो उस गांव को 4 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। अगर उसने 3 योजनाओं को दे दिया तो उसको 3 स्टार रेटिंग दिया जाएगा। इसी प्रकार से 5 योजनाओं या सभी प्रकार की योजनाओं को अगर उसने कवरेज दे दिया अपने गांव में, तो उस गांव को 5 स्टार विलेजेस के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं इंडिया पोस्ट की, तो ये हमारे संचार मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। स्थापना हुई थी इसके 1854 में। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा समुद्री क्षेत्रों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए सरोद पोर्ट्स लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है हमारे शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सरोद पोर्ट है क्या? तो सरोद का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि यह एक प्रकार की समिति होगी जो कि हमारे समुद्री क्षेत्रों में अगर विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित मामलों का निपटारा करेगी, यानी कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने बनाया था सरोद रोड्स नाम का एक प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत अगर हमारे यहाँ पर रोड पे या रोड संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता है हाईवे पर, तो उसको यहाँ पर सुलझाया जाता इस समिति के माध्यम से। तो अब हमारे यहाँ का जो शिपिंग मंत्रालय है उसके द्वारा भी इसी प्रकार का एक समुद्री क्षेत्रों के विवाद को निपटाने के लिए भी शुरू किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मनसुख मांडविया जी ने इसे लॉन्च किया। केंद्रीय कैबिनेट ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनके द्वारा मंजूरी दी गई है कुल मिलाकर के 74% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट मैंने आपको कई बार बताए हैं। एक होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में किसी अन्य कंपनी में उसकी हिस्सेदारी के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि निवेश करने के बाद में उस पार्टिकुलर क्षेत्र में कुछ हिस्सा इस कंपनी को प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं FDI। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे देश में ऐसे ही निवेश कर देती है, यानी कि केवल उसको प्रॉफिट से मतलब होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं FPI। तो अभी तक हमारे यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा थी 49%, जिसे अब बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि रक्षा क्षेत्र की बात है तो इसमें हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जब भी रक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश आएगा तो उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी इसके साथ में जोड़ दी गई है, यानी कि स्क्रूटिनी होने के बाद में ही यहाँ पर निवेश को मंजूरी दी जाएगी। अब ये सारी चीज़ें भारत कर क्यों रहा है? क्योंकि भारत को ज़रूरत है निवेश की, और भारत सरकार ने ये टारगेट भी रखा हुआ है कि 2025 तक हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसका टर्नओवर होना चाहिए 1.75 करोड़ का, और 2025 तक ही हम लोग 35,000 करोड़ के जो भी हमारे यहाँ के रक्षा क्षेत्र के उत्पाद हैं उनको बेचेंगे। तो इसी के लिए ये घोषणा की गई है। बाकी आपको ध्यान रखना है, कोल माइनिंग में भारत सरकार के द्वारा 100% FDI को मंजूरी दी गई है, और जो हमारी डिजिटल मीडिया है उसमें सरकार के द्वारा 26% FDI को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में इनमें से किसके द्वारा वर्चुअल सेंट्रल बैंक करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे डिजिटल मुद्राएं होती हैं या फिर जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो इसी की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा इस प्रकार के डिजिटल करेंसी को मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। तो अब मास्टर कार्ड ने एक मंच लॉन्च किया है जिसमें इनके द्वारा विभिन्न देश के जो भी केंद्रीय बैंक हैं उनके जो भी प्रमुख हैं या जो भी उनके अनुयायी होंगे, यानी कि जिनको भी बैंक भेजना चाहे उनको यहाँ पर मंच पे बुलाया जाएगा, और उनके द्वारा किस प्रकार से जो ये डिजिटल करेंसी है
इसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। CEO है अजय बंगाल, लेकिन अगले वर्ष से हो जाएंगे माइकल माई बैस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 9 सितंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हिमालय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो उत्तराखंड में एक बार हमारे कुछ वैज्ञानिक थे या फिर रिसर्चर थे, उनकी टीम आई हुई थी 2010 के दौरान, और उसी दौरान उनके द्वारा जो हमारा हिमालय का हिस्सा उत्तराखंड में आता है उसके अस्थायी विकास के लिए और जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसकी स्थिरता को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार के दिवस की घोषणा की गई थी। तो 2010 में ये घोषित हुआ था। इस बार की थीम है द हिमालय एंड नेचर, यानी कि हिमालय और प्रकृति। आखिरी प्रश्न है, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी इन्होंने की है लिंक्डइन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर होगा क्या? तो NSDC के साथ में डिजिटल कौशल के लिए जो भी हमारे फ्री लर्निंग इक्विपमेंट हो सकते हैं या फिर फ्री लर्निंग सोर्स हो सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ई-स्किल इंडिया नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रम पूरी तरीके से निःशुल्क उपलब्ध होंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति चाहे वह अपने पसंद के पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकता है और उसमें कुशलता को हासिल कर सकता है। अब लिंक्डइन इसमें काम क्या करेगी? तो लिंक्डइन का मुख्य रूप से काम होगा कि लगभग जो 7 करोड़ सदस्य हैं उनके आधार पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराए, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक जॉब देने वाली कंपनी है। तो जब एक बार आपकी कौशल ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो लिंक्डइन आपको जो भी उपयुक्त रोजगार होगा उसके बारे में अपनी सजेशन दिया करेगा। लिंक्डइन इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया में मिल जाएगा और इसके CEO इसी वर्ष बने हैं। इनका नाम है रयान रॉस लिंस्की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर को डिस्कस किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वित्तीय वर्ष जो चल रहा है इसमें हमारी विकास दर -9% रहेगी। तो ये आपको वैसे फिलहाल नहीं ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पहली तिमाही थी उसमें GDP रही है -23.9%। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरकार के प्रमुखों के बैठक का आयोजन इसी वर्ष हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में 29 से 30 नवंबर तक किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो वैसे मैंने आपको पिछले साल ही बता दिया था जब इसके बारे में ऑफिशियली घोषणा हुई थी। IIT इंदौर, तो IIT इंदौर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी संस्कृत की यानी कि संस्कृत भाषा की पांडुलिपियां हैं उनके संरक्षण के लिए डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की गई है। और महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के द्वारा पे बीमा नाम के पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज की वीडियो से आइए प्रश्न देख लेते हैं। पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना बता सकते हैं कि भारत का स्थान क्या रहा। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? पेरिस में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? अगर मुख्यालय एक से ज़्यादा है तो उनका नाम भी आप बता सकते हैं। और वियना में किस संगठन का मुख्यालय है? यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की बात हो रही है। इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।